हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। मैं आपके साथ हूँ ढिलेश्वरी रांगडाले। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन है बच्चों, हम देखेंगे कि क्रॉप को कैसे लगाया जाता है। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़े थे कि कृषि क्या है, और कृषि में मतलब क्रॉप का कल्टीवेशन वर्गीकरण पढ़े थे, मतलब फसलों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर पढ़े थे। इसके बाद आज हम देखने जा रहे हैं क्रॉप कल्टीवेशन, जिसमें हम लोग किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को लेके उसकी बुआई, निदाई, बॉटनिकल नेम है ना, फैमिली, गुणसूत्र नंबर, उत्पत्ति स्थान, ये सारी चीज़ें उसमें हम देखेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं। बच्चों, कौन सी क्रॉप दिख रही है आपको? धान दिख रहा है ना। तो आज हम धान देखेंगे। अब ये नहीं कि मैंने क्रॉप कल्टीवेशन सॉरी क्रॉप प्रोडक्शन में आप लोगों को फैमिली के साथ साथ बहुत सारी क्रॉप पढ़ाई थी। ये नहीं कि मैं सारी क्रॉप के बारे में आपको कल्टीवेशन करवाऊंगी। आपको सिलेबस में कुछ ही क्रॉप का कल्टीवेशन दिया गया है, जिसमें आपको 7-8 क्रॉप का कल्टीवेशन दिया गया है कि ये 7-8 क्रॉप को आप कल्टीवेशन पढ़िए या तैयार कीजिए। किसके लिए? पीएटी के लिए। तो उसमें से एक हमारी धान, मुख्य रूप से हमारी धान है। तो आइए बच्चों, हम धान को देखते हैं। तो पहली क्रॉप हमारी क्या है? धान, राइस, है ना। तो देखिए बच्चों, पहली राइस है ना। तो राइस में बच्चों, राइस का बॉटनिकल नेम क्या है? धान का बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा। क्या है बच्चों? ओराइजा सटाइवा। बच्चों, आप लोगों ने 11th-12th में अधिकतर देखे होंगे बॉटनिकल नेम इसका ओराइजा सटाइवा, है ना। किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनिया। इसका नया कुल का नाम क्या है? पोएसी, है ना। इसका नया कुल क्या है? पोएसी, या इसे घास कुल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, इसके गुणसूत्र संख्या कितनी है? 24, है ना। घास कुल के, या क्या बोल सकते हैं, धान की गुणसूत्र संख्या कितनी है? 24, है ना। उत्पत्ति स्थान देखिए बच्चों इसका, दक्षिण पूर्वी एशिया या भारत या वॉम, है ना। दक्षिण पूर्वीय, दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत या वॉम इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। इस क्या क्या देखिए बच्चों, हम लोगों ने बॉटनिकल नेम देखे, 2n नंबर, कुल और इसका उत्पत्ति स्थान। इसी के साथ साथ बच्चों देखिए आगे, धान ओराइजा वंश का, धान ओराइजा वंश का स्वपरागित पौधा है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित पौधा है। बच्चों, लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और पेन और कॉपी लेके बैठिए। स्वपरागित पौधा है तथा इसके दाने को केरियोप्सिस कहते हैं, तथा इसके दाने को तथा इसके दाने को तथा इसके दाने को केरियोप्सिस कहते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, विश्व में उत्पादन की दृष्टि से कौन सा देश प्रथम स्थान पर आता है? देखते हैं। तो विश्व में उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन आता है? चीन आता है। कौन आता है बच्चों प्रथम स्थान पर? चीन आता है। तथा दूसरे स्थान पर भारत आता है। किसकी बात की है बच्चों हम लोगों ने? बच्चों, हम लोगों ने किसकी बात की है? विश्व की बात की है ना। विश्व में उत्पादन की दृष्टि से कौन सा आता है? पहले देश चीन आता है, तथा दूसरा भारत आता है। उसी के साथ साथ देखते बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर भारत, तथा दूसरे स्थान पर चीन आता है। प्रथम स्थान पर कौन आता है? भारत आता है, तथा दूसरे स्थान पर चीन आता है। इसी के साथ देखिए बच्चों, हमारे देश में मतलब भारत में पश्चिम बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल धान का सर्वाधिक उत्पादन करता है, सर्वाधिक उत्पादन करता है। बच्चों लिखते जाइए, उत्पादन करता है। तथा संकर धान का
संकर धान सर्वाधिक पंजाब उत्पादन करता है। संकर धान सर्वाधिक पंजाब उत्पादन करता है। हम लोगों ने क्या देखे बच्चों, सबसे पहले उसका बॉटनिकल नाम देखे। किसका बॉटनिकल नेम? राइस का बॉटनिकल नेम। तो क्या था राइस का बॉटनिकल नेम बच्चों, बोलिए। ओराइजा सटाइवा। क्या था? ओराइजा सटाइवा। उसका कुल देखे बच्चों, ग्रेमेनी, है ना। ग्रेमेनी कुल से पहले बहुत जाना जाता था। अब पेपर में क्या, पोएसी कुल के नाम से बहुत पूछा जाता है। कौन सा? पोएसी कुल के नाम से बहुत पूछा जाता है ना। इसका गुणसूत्र नंबर क्या था बच्चों? 2n नंबर 24 था, है ना। उसके बाद उत्पत्ति स्थान क्या था? दक्षिण पूर्वी एशिया या भारत या वाम इसका उत्पत्ति स्थान था। उसके बाद क्या देखे बच्चों हम लोगों ने, धान ओराइजा वंश का स्वपरागित पौधा है। कैसा? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तथा इसके दाने को क्या कह रहे थे हम लोग? कैरी ऑप्सिस कह रहे थे। तथा इसके दाने को क्या कह रहे थे बच्चों? कैरी ऑप्सिस कह रहे थे। विश्व में उत्पादन पूछेगा, विश्व में धान का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है। कौन करता है? चीन सर्वाधिक उत्पादन विश्व में धान का करता है। तथा दूसरे स्थान पर भारत करता है। उसी के साथ साथ क्षेत्रफल में पूछा तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? भारत के पास है और सेकंड नंबर पे चीन के पास है ना। पहले ज्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? भारत के पास है और दूसरा चीन आता है। हमारे पास जगह जमीन और क्षेत्रफल ज्यादा रहने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? उत्पादन कम कर रहे हैं। उसके पास जगह जमीन कम रहने के बाद, चीन के पास जगह जमीन कम रहने के बाद भी वो उत्पादन अधिक कर रहा है ना। याद रखना बच्चों, भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक उत्पादन करता है धान का। तथा अगर आपको उसी के साथ साथ पूछे कि संकर धान का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, तो पंजाब क्या करता है? संकर धान का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और पूरे विश्व में बच्चों लिखना इसके आगे, पूरे विश्व में 22% धान भारत उगाता है। कितने प्रतिशत धान भारत उगाता है बच्चों? पूरे विश्व में 22% धान कौन उगाता है? हमारा भारत उगाता है। और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला में है। आगे देखते बच्चों इसे हम। इसके साथ देखिए बच्चों, हमारी धान की वेराइटियां तीन प्रजातियां है इसकी। धान की कितनी प्रजातियां है? 3 प्रजातियां है। आइए देखते हैं हम तीनों प्रजातियों को। धान की हमारी 3 प्रजाति। पहली प्रजाति क्या है बच्चों? देखिए, पहली प्रजाति है इंडिका, है ना। इंडिका पहली प्रजाति कौन सी है? इंडिका। भारत में उगाई जाती है ना। नाम से पता चल रहा है हम लोगों को, इंडिका मतलब इंडिया, है ना। तो नाम से पता चल रहा है इंडिका कहाँ उगाई जाती होंगी? भारत में उगाई जाने वाली धान की इंडिका उप प्रजाति है। ये संबंधित है ना, किससे? अपने भारत में उगाने से। उसके बाद जैपोनिका, किसकी? जैपोनिका। जैपोनिका जो से पता चल रहा है क्या? जापान में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है? जापान में, है ना। कहाँ पर उगाई जाती है? ये सब ये पूछता है कि इंडिका प्रजाति कहाँ उगाई जाती है, जैपोनिका प्रजाति कहाँ उगाई जाती है और जवानिका कहाँ उगाई जाती है। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए बच्चों, इंडिका भारत की है, जैपोनिका जापान की है तथा जवानिका कहाँ की है? ये इंडोनेशिया की है। कहाँ की है? ये इंडोनेशिया की है। उसके बाद देखिए बच्चों, हम लोगों ने पहले देखे थे धान एक कैसा पौधा है? स्वपरागित, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, धान की फसल गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। धान की फसल को कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है बच्चों? गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए बच्चों, धान के लिए लगने वाला टेम्परेचर या तापमान, धान के लिए किस टेम्परेचर पे धान पकता है? देखिए, धान की फसल अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए औसत तापमान 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, कितना? 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपना क्या करती है? सिर्फ मतलब उगने से लेकर पकने वाला टेम्परेचर है ये। उसके बाद फूल आने वाले समय कौन सा टेम्परेचर रहता है इसका? कितना टेम्परेचर लगता है? 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जबकि पकते समय इसका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। बच्चों रिपीट करिए, पहला टेम्परेचर कितना लग रहा था हम लोगों को पूरा पकने के लिए? 21 से 37 डिग्री। धान की फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितना टेम्परेचर लग रहा था? 21 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या लग रहा था
जीवन चक्र पूरा करने के लिए, तथा फूल वाली अवस्थाओं में 26.5 से 29.5 तापमान की आवश्यकता हो रही थी, तथा पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता हो रही है। उसके बाद देखिए बच्चों, भूमि, धान के लिए उगाने के लिए कैसी भूमि की आवश्यकता पड़ती है, ये देखिए बच्चों, भूमि की लैंड के लिए, धान के लिए अम्लीय भूमि की आवश्यकता होती है। धान के लिए कैसी भूमि की आवश्यकता होती है, अम्लीय भूमि की आवश्यकता होती है, जिसका पीएच 6.5 होना चाहिए, है ना। या मटियार या दोमट भूमि उत्तम रहती है। धान की खेती के लिए मटियार या दोमट भूमि उत्तम रहती है। बच्चों पूछता है धान की खेती कैसी भूमि में करना चाहिए, तो धान की खेती के लिए मटियार या दोमट भूमि उत्तम रहती है। तथा क्योंकि इसमें क्यों उत्तम रहती है, क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें क्या रहती है, पानी रोकने की क्षमता रहती है। और अपने को पता है ना, पानी क्या, धान क्या रहता है, पानी में ही डूबा रहता है हमेशा, है ना। जब तक पक नहीं जाता वो, उस तक तब तक क्या होता है, वो पानी में ही रहता है, तो उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। उसके बाद देखिए बच्चों, धान के लिए उचित पीएच, बोलिए, हाँ 6.5 होता है। धान के लिए उचित पीएच कितना होता है, 6.5 होना चाहिए। धान की खेती अम्लीय भूमि में भी की जाती है ना। धान की खेती किस भूमि में की जाती है, अम्लीय भूमि में की जाती है। लवण सहनशील जातियों में लवणीय भूमि में भी उत्पन्न हो जाती है धान की खेती, है ना। अम्लीय के साथ साथ लवण सहनशील जो जातियाँ होती है वो लवणीय भूमि में भी उत्पन्न की जाती है। उसके बाद देखिए बच्चों, आगे भूमि देख ली हम लोग, कौन सी भूमि लग रही थी, चिकनी मटिया दोमट भूमि लग रही थी, 6.5 इसका टेम्परेचर लग रहा था। उसके बाद देखिए धान में नर्सरी लगाने का, उसके बाद देखिए नर्सरी में धान पौधे तैयार करना, जैसे कि नर्सरी, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नर्सरी तैयार करेंगे। इसमें 2 विधि आती, कौन कौन सी 2 विधि, एक भीगी विधि, दूसरी डेपोक विधि। पहली कौन सी विधि, भीगी विधि, और दूसरी डेपोक विधि। मैम ये कैसी विधि है, भीगी विधि, डेपोक विधि? तो बच्चों मैं मतलब भीगी विधि का बता रही हूँ मैं आप लोगों को। भीगी विधि मतलब वह विधि जिसमें पहले आप लोगों को नर्सरी तैयार करनी पड़ती, मतलब कुछ आपके यहाँ आप लोगों ने देखे होंगे, आपके पापा दादा या जिसको भी देखे होंगे आप लोगों ने, कभी ना कभी तो आप लोग खेत पे गए होंगे, है ना। तो खेत पे गए होंगे तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, धान की नर्सरी तैयार करते हैं ना। डायरेक्ट धान की सोइंग करते हैं, क्या करते हैं, पर उसमें प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, धान की रोपाई के लिए पहले उसकी नर्सरी तैयार करते हैं ना। कुछ छोटे क्षेत्रों में हम उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। उसके लिए डिपेंड करता है कि आपका खेत कितने एकड़ है ना, जितना एकड़ खेत होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ पार्ट भूमि का, कुछ टुकड़ा लैंड भूमि में, या लैंड मतलब मृदा में हम लोग बीजों की बुआई कर देते हैं। उसके बाद बीजों की बुआई करने के कुछ दिन बाद वो क्या, पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर वहां से उन्हें लेकर मेन फील्ड में लगाया जाता है। क्या कर रहे हैं, भीगी विधि में नर्सरी तैयार कर रहे हैं ना। नर्सरी कहाँ तैयार कर रहे हैं हम लोग, खास करके मृदा में, है ना। मृदा मतलब भूमि में या फिर क्या बोल सकते हैं, सॉइल में। इसके लिए हमें क्या कर रही है, सॉइल की जरूरत पड़ रही है। किसके लिए सॉइल की जरूरत पड़ रही है हमको, भीगी विधि के लिए सॉइल की जरूरत पड़ रही है। जबकि डेपोक विधि, कौन सी विधि, डेपोक विधि, है ना। इस कौन सी विधि, डेपोक विधि। यह फिलीपींस के मनीला शहर में विकसित की गई है। यह फिलीपींस के मनीला शहर में विकसित की गई है। इस विधि में क्या होता है बच्चों, इस विधि में पौधे हम लोग बिना मृदा के तैयार करते हैं। बिना मृदा के मतलब मैम बिना मृदा के पौधे कैसे तैयार होंगे बच्चों, अधिकतर ये चलन हमारे यहाँ पर कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में, है ना। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसी से पौधे तैयार किए जाते हैं। इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए पक्की फर्श की आवश्यकता होती है। पक्की फर्श में क्या करते हैं, मतलब सीड को लेते हैं, सीड को पानी में भिगो के रखेंगे, कितने, 11 घंटे पानी में भिगो के रखेंगे। उसके बाद उसे पानी से निकालकर पक्की फर्श में 1 इंच की चादर बिछा के बिल्कुल पतला पतला बिछा दिया जाता है। उसके बाद उसमें पॉलीथीन ढक दिया जाता है। फिर बीज अंकुरन होते हैं और 12 से 13 दिन में क्या होता है, पौधे तैयार होते हैं और उसको मशीन या फिर जो भी है चादर के रूप में निकाल के उसे फील्ड में रोप दिया जाता है। तो भीगी विधि में सॉइल की आवश्यकता पड़ रही थी, जबकि डेपोक विधि फिलीपींस मनीला से निकाली गई है, जो फिलीपींस मनीला से निकाली गई है, जो वह विधि में हम लोगों को सॉइल की आवश्यकता नहीं हो रही थी, जबकि पक्की फर्श की आवश्यकता हो रही थी, जिसको किसकी सहायता से ढक रहे थे हम लोग, पॉलीथीन की सहायता से ढकी जा रही थी। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पौधे बहुत जल्दी कम समय में उसको
1 महीना तैयार होने लगता है ना। इसको 28 से 30 दिन तैयार होने में लगता ही है, जबकि ये हमारी कितने दिन में 12 से 13 दिन में तैयार हो रही थी, है ना। ये विधि क्या हो रही थी हमारी 12 से 13 दिन में तैयार हो रही थी। अब आप बोलोगे मैम हमने तो देखे ही नहीं है। बच्चों हमारे यहाँ हम लोग इतने विकसित हुए ही नहीं खेती के रूप में, तो हम लोग हमारी ये डेपोक विधि अपनाते ही नहीं। हम लोग हमारी पुरानी भीगी विधि के नाम से ही मतलब खेत में नर्सरी तैयार करके ही पौधे लगाते हैं, रोपते हैं, है ना। पर ये आंध्र प्रदेश में हमारे यहाँ, हमारे देश में, भारत में सबसे ज़्यादा यह आंध्र प्रदेश में क्या होती है, विकसित की गई है, वहाँ पर प्रचलित की गई है ना। इसके बाद देखो बच्चों, भीगी विधि डेपोक विधि समझ में आई बच्चों। भीगी विधि डेपोक विधि का पौध रोपाई में नर्सरी में तैयार खरीफ की फसल के लिए 25 से 30 दिन तथा रबी के लिए फसल के लिए 30 से 40 दिन की आयु में रोपते हैं। मतलब पौधे रोपने का टाइम बता रहे हैं बच्चे, है ना आपको, कि मतलब खरीफ ऋतु में नर्सरी तैयार की हमने, नर्सरी की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, है ना। हम लोग डेपोक विधि की बात कर रहे हैं कि जो पक्की फर्श में तैयार कर रहे थे, नहीं, हम लोग नर्सरी की बात कर रहे हैं कि खरीफ में कब लगाना चाहिए, मतलब खरीफ में कितने दिन में पौधे तैयार करके लगा देना चाहिए, है ना। तो खरीफ ऋतु में क्या करना चाहिए, 20 से 25 दिन में जैसे ही पौधे तैयार हुए, 20 से 25 दिन जैसे ही हुए, उसको क्या कर देना चाहिए, खरीफ में लगा देना चाहिए। जबकि रबी में 30 से 40 दिन की आयु में रोपे जाते हैं। कितने दिन की आयु में, 30 से 40 दिन की आयु में रोपे जाते हैं। मिनिमम हमारे यहाँ तो अधिकतर 28 से 30 दिन में ही रोप देते हैं, परंतु यहाँ पर देखिए 20 से 25 दिन में ही क्या करते हैं, खरीफ में बो देते हैं, तथा रबी में 30 से 40 दिन की आयु में पौधे रोपे जाते हैं। रोपाई के समय पौधों को लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचाई रहना चाहिए। कितने सेंटीमीटर ऊंचाई रहना चाहिए, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई रहनी चाहिए। तथा पौधे कितने पत्ती वाले होना चाहिए, 3 से 4 पत्तियों वाले होने चाहिए, हो ना। कितने पत्ती वाले होना चाहिए, जैसे पौधे की कितनी पत्ती होना चाहिए, 3 या 4 पत्ती। कितनी, 3 या 4 पत्ती वाले पौधों को ही क्या करते हैं हम लोग, फील्ड में रोपा जाता है ना। तो याद रखना बच्चों कि आपको पूछेगा कि पौधे कितने पत्ती वाले पौधे खेत में रोपने चाहिए, तो 3 से 4 पत्ती वाले पौधे ही खेत में रोपे जाने चाहिए। तथा 15 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। तथा खरीफ में 20 से 25 दिन में रोपने चाहिए। तथा रबी में 30 से 40 दिन के अंतराल में इन्हें रोपना चाहिए। उसके बाद देखिए बच्चों, इस प्रकार एक स्थान पर लगभग 2 से 3 पौधे या 3 पौधे ही रोपे जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, नॉर्मल वेराइटी की। अभी हमारी संकर वेराइटी किसी कहीं से कहीं तक बात नहीं कर रहे हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, पौधों में नर्सरी तैयार करने की नॉर्मल वेराइटी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पत्तियां कितनी होना चाहिए, 3 से 4 पत्ती होनी चाहिए। और पौधे कितने रोपने चाहिए, 2 से 3 पत्ती पौधे या 3 पौधे रोपने जाने चाहिए। इसके बाद देखिए बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, तो प्लीज लाइक करिए। समझ में आ रहा है बच्चों, तो प्लीज लाइक करिए। धान की बुआई, धान की बुआई एवं कटाई का समय। देखिए, पहला अगेती धान, वर्षा ऋतु का धान और ग्रीष्मकालीन धान, जिसे हम लोग अमन, देखिए बच्चों, जिसे हम अमन, आटम और बोरो के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा पूछता है बच्चों, है ना, यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है ना। अगेती धान, वर्षा ऋतु का धान और ग्रीष्मकालीन धान के रूप में जिसे जाना जाता है ना। कौन कौन सा धान, अमन, आटम और बोरो। ये पूछता है कि अमन किस धान को कहा जाता है, या ये नहीं पूछेंगे आपको कि वर्षा ऋतु की धान की बुआई कब की जाती है, ये आपको बिल्कुल नहीं पूछेंगे। ये आपको पूछेगा कि अमन ऋतु का धान की बुआई, अमन की बुआई कब की जाती है, अमन धान की बुआई कब की जाती है, आटम धान की बुआई कब की जाती है, बोरो धान की बुआई कब से कब तक की जाती है। तो देखो बच्चों, देखते हैं हम लोग धान की बुआई में अगेती धान जिसे बोलते हैं। आपको ये नहीं पूछेगा कि अगेती धान, अगर पूछ लिया इजीली तो बता देना, मतलब इजी क्वेश्चन आया तो बता देगा कि अगेती धान की बुआई कब की जाती है। अगर आपको थोड़ा टफ कर दिया पेपर तो आपको पूछेगा क्या, अमन या ओस धान की बुआई कब की जाती है ना। तो याद रखना, अमन या ओस की बुआई, इस धान की बुआई मई जून में तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है ना। अमन धान की बुआई कब कर रहे थे बच्चों, मई जून में। अमन धान की बुआई कब कर रहे थे, मई जून में, तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में कर रहे थे, है ना। इसके बाद देखो बच्चों, वर्षा ऋतु की धान, है ना, ये नहीं पूछेगा कि वर्षा ऋतु की धान कब लगाई जाती है, ये पूछेगा अमन या विंटर की धान की बुआई कब की जाती है। तो अमन या विंटर की धान की बुआई जून जुलाई में, अमन या विंटर धान की बुआई जून जुलाई में तथा कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती। कब की जाती बच्चों, जून जुलाई में तथा
कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है ना। कब? वर्षा ऋतु के या अमन व विंटर धान की जून जुलाई में तथा कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। उसके बाद देखिए बच्चों, ग्रीष्मकालीन धान है ना, ग्रीष्मकालीन, बच्चों रिपीट करिए, पहले रिपीट करिए बच्चों। अगेती धान, आटम या ओस धान को रिपीट करिए बच्चों। हाँ बोलिए। अगेती धान जिसे बोल रहे थे हम लोग, अगेती धान की बुआई कब कर रहे थे हम लोग? आटम या ओस के नाम से जैसे जान रहे थे, उसकी बुआई मई और जून में कर रहे थे, उसकी बुआई मई और जून में कर रहे थे। कटाई इसकी सितंबर तथा अक्टूबर में की जाती थी। इसकी बुआई मई जून तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में की जा रही तथा वर्षा ऋतु का धान जिसे हम अमन या विंटर के नाम से जानते हैं, उसकी बुआई कब कर रहे थे? जून और जुलाई में इसकी बुआई करी जा रही थी तथा इसकी कटाई नवंबर तथा दिसंबर में इसकी कटाई की जा रही थी। उसके बाद देखो, ग्रीष्मकालीन धान जिसे बोरो के नाम से भी जाना जाता है ना, बोरो या बसंत वाला धान के नाम से भी जाना जाता है ना, ग्रीष्मकालीन धान है ना। ग्रीष्मकालीन धान को देखिए बच्चों, बोरो या बसंत के नाम से जाना जा रहा है, जिससे इस धान की बुआई नवंबर दिसंबर में कब की जा रही है बच्चों? नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई की जा रही है तथा कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है ना। प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। अब बच्चों, इसका उत्पादन क्यों अधिक होता होगा, आप बताओगे ना मेरे को, है ना। तो इसका उत्पादन क्या पढ़ रहे थे हम? ग्रीष्मकालीन धान, बोरो या बसंत, इस धान की बुआई कब कर रहे थे? नवंबर दिसंबर, है ना। बोरो की कब कर रहे थे? नवंबर दिसंबर, तथा इसकी कटाई कब कर रहे थे? मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर रहे थे। इसके प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसलिए अधिक होता है बच्चों, क्योंकि एकदम गीला गीला मौसम नहीं रहता, सूखा सूखा मौसम रहता है, कीट तथा बीमारी कम लगते हैं। अगर वीट लगे भी आजू बाजू के किनारे में, है ना, तो उस टाइम क्या होते हैं, धूप की मतलब धूप पड़ने से आजू बाजू खरपतवार अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और पानी ज़्यादा नहीं रहता, तो ज़्यादा लोग धान इसकी बुआई बहुत कम लोग करते हैं। तो कम लोग करने के कारण इसके खेत के इस फील्ड के कीट इस फील्ड में नहीं आते और इस फील्ड के कीट इस फील्ड में नहीं जाते, है ना। इसलिए क्या होता है, इसके आसपास कम फसलें रहती है, इसीलिए इसकी उत्पादन अधिक होता है। जबकि आप लोगों ने देखे होंगे, आपके यहाँ भी सबसे अधिक खेती कब धान उगाया कब जाता है? कौन सा? अमन धान सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, या कौन सा? अमन या आटम धान सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। जबकि ये वाला धान, इसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है, उस टाइम पानी कम मिल पाता है, इसलिए इसको कम ही लोग लगाते हैं। इसलिए इसको कम लोग लगाने का कारण ये है, इसमें उत्पादन अधिक होता है ना। कब लगा रहे थे इसे? नवंबर दिसंबर में लगा रहे थे, है ना। नवंबर दिसंबर में से लगा रहे थे। अब इसकी किस्में देखिए बच्चों, इसकी किस्में देखिए बच्चों, IR8। कौन कौन सी किस्में बच्चों इसकी? IR8 जया। बहुत सारी किस्में हैं वैसे तो, पर मैंने आपको यहाँ पर कुछ ही किस्मों के बारे में बताई हूँ। IR8 बहुत फेमस किस्म है ना, आप लोगों ने देखे हो ना इसके बारे में। तो IR8 तो बिल्कुल फेमस ही किस्म है, तो याद रखना कौन कौन सी किस्म है। देखो, धान IR8 ये धान है ना, तो कौन कौन सी किस्म है इसकी? IR8 जया, पद्मा, पंकज, है ना, और जगन्नाथ, बाला, रत्ना, साबरमती, साकेत, और 10वीं लिख लो, 10वीं बासमती, बासमती 1, है ना। कैसी बासमती 1 क्यों लिखाई बच्चों? क्यों लिखाई मैंने बासमती 1? क्योंकि यह सबसे सुगंधित किस्म है ना, इसलिए बासमती 1 इसका नाम लिखा है। अब बताओ, जया किसके लिए? भारत में प्रथम बोनी किस्म, भारत में प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? कौन सी है बच्चों? जया भारत में प्रथम बोनी किस्म है। कौन सी? फिर से रिपीट करिए, है ना। पंकज क्या है बच्चों? जलमग्न किस्म है। पंकज जलमग्न किस्म है, पंकज जलमग्न किस्म है, पंकज जलमग्न किस्म है। बाला, रत्ना, है ना, ये सब साबरमती। और एक और फेमस आती है इसकी किस्म, सहभागी, है ना, सूखा और रुधित किस्म के रूप में जानी जाती। कौन सी? सहभागी किस्म। कौन सी किस्म? सहभागी, सूखा और रुधित किस्म के रूप में जानी जाती है। सूखा अवरोधी किस्म,
सूखा अवरोधी किस्म कौन सी बच्चों? सहभागी हमारी सूखा अवरोधी किस्म के रूप में जानी जाती है। धान को जया को जादुई किस्म के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, इसमें जलप्रिया, पंकज, ये सब है ना, इसके साथ साथ कौन सी आएंगी? जलप्रिया, ये सारी किस्म किसकी है? हमारी धान की प्रमुख किस्में है ना। TN1 है ना, TN1 हमारे यहाँ की नहीं है ये TN1, परंतु TN1 किस्म भी है, TN1 किस्म सबसे पहले हमारे यहाँ विकसित नहीं की गई थी, परंतु TN1 भी किस्म है जो प्रथम बोनी किस्म है। अपने यहाँ की बोनी किस्म बोला था जया है ना, और प्रथम बोनी किस्म बोला था TN1 है ना, प्रथम बोनी किस्म, प्रथम बोनी किस्म। प्रथम बोनी किस्म बोला तो TN1 इसकी प्रथम बोनी किस्म है। उसके बाद देखिए बच्चों, कीट तथा बीमारी, किसके कीट और बीमारी की बात कर रहे हैं हम लोग? धान के कीट तथा बीमारी की बात कर रहे हैं। तो बीमारी का नाम तथा रोग कारक है ना, तो बीमारी का नाम देखिए, रोग कारक जरूर याद रखना बच्चों। धान का ब्लास्ट है ना, धान का ब्लास्ट या झुलसा है ना, किसके कारण होता है? पायरिकुलेरिया ओराइजी, किसके कारण होता है? पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण धान का ब्लास्ट रोग होता है, जो कैसे फैलता है? फफूंद से होता है। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा क्या है? धान की पत्तियों का भूरा धब्बा रोग या ब्राउन स्पॉट बोलते हैं, जिसे कौन सा? धान की पत्तियों का भूरा धब्बा रोग, जिसे ब्राउन स्पॉट के नाम से जानते हैं, जो हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। ये भी किससे होता है? फफूंद से होता है। तीसरा देखिए बच्चों, धान का बैक्टीरियल ब्लाइट है ना, तीसरा क्या है? धान का बैक्टीरियल ब्लाइट, जो जेंथोमोनास ओराइजी जीवाणु से हो रहा है। किससे हो रहा है? जेंथोमोनास ओराइजी जीवाणु से हो रहा है। पहला क्या था बच्चों? देखो, धान का ब्लास्ट या झुलसा रोग, जो किसके कारण हो रहा था? पायरिकुलेरिया ओराइजी फफूंद के कारण हो रहा था। उसके बाद धान की पत्ती का भूरा धब्बा रोग, जिसे ब्राउन स्पॉट के नाम से जानते हैं, जिसे इसका रोग कारक क्या था? हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजिस का रोग कारक था, जो ये भी किस कारण हो रहा था? फफूंद के कारण हो रहा था। उसके बाद धान का बैक्टीरियल ब्लाइट है ना, जो जेंथोमोनास ओराइजी जीवाणु के कारण हो रहा था। इसके बाद देखिए बच्चों, संकर धान की बात करते हैं हम लोग है ना, संकर धान की बात करते हैं। मैम आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया हमको आपने संकर धान? तो बच्चों, संकर धान इसलिए मैंने पहले नहीं पढ़ाई क्योंकि पहले आपको नॉर्मल धान के बारे में बताती हूँ, उसके बाद संकर धान के बारे में बता रही हूँ। तो संकर धान देखिए बच्चों, संकर धान का क्या? सबसे पहले संकर धान की किस्म का विकास 1970 में चीन में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पूछो बच्चों, पूछेगा तो बच्चों लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए। सबसे पहले कहाँ पर किया गया था बच्चों विकास? 1970 में चीन में किया गया था। संकर धान के जनक प्रोफेसर योंग लोंग पिंग है। कौन है? प्रोफेसर योंग लोंग पिंग कौन है? अपने संकर धान के फादर है ना, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस बोलेगा तो प्रोफेसर योंग लोंग पिंग है, जो संकर धान के पिता के नाम से जाने जाते हैं। भारत में संकर धान के रूप में 1900 कितना बोलो बच्चों? 94 है ना, 1994 में APHR किस्म, कौन सी किस्म? APHR1 किस्म का विकास किया गया था। भारत में संकर धान का श्रेय EA सिद्धुकी किसको जाता है? EA सिद्धुकी को जाता है। जबकि अगर हमको पूछे कि संकर धान का सबसे पहले विकास कहाँ किया गया था, तो चीन में किया गया था। और कब किया गया था? 1970 में किया गया था। जबकि हमारे यहाँ पर किसने किया था? EA सिद्धुकी ने किया था। और कब किया था? 1994 में किया गया था। कब किया था? 1994 में। और इसकी पहली किस्म कौन सी थी अपने यहाँ? APHR1 इसकी पहली किस्म थी है ना। उसके बाद देखिए बच्चों, संकर धान की बीज दर 15 किलोग्राम हेक्टेयर होती है, मतलब 1 हेक्टेयर में 15 किलोग्राम सीड लगता है ना। उसके बाद देखिए बच्चों,
इसमें एक पौधे को एक स्थान पर लगाया जाता है। ये तो सबको पता है ना, संकर हाइब्रिड बीज में एक बीज रहेगा, एक बीज से ही एक पौधा तैयार होता है। जबकि सामान्य किस्मों में कितने पौधे, हम लोगों ने पहले ही पढ़े थे, 2 या 3 पौधों को लगाया जाता है, एक स्थान पर लगाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, LR नहीं बच्चों, ये ICAR में संकर धान अनुसंधान परियोजना 1989 में प्रारंभ हुई, जिसमें प्रमुख किस्में कौन सी थी, DRRH1, APRH12, KRH12, MGR12, NDRH3 तथा JRH4, 5 और सह्याद्री आदि संकर धान की प्रमुख किस्में थी। किसके अकॉर्डिंग, ICAR के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद एक और आती है बच्चों, जिसमें हम क्या बोलते हैं, धान की आधुनिक विधि, जिसको मेडागास्कर विधि के नाम से भी जाना जाता है ना। कौन सी विधि, धान की आधुनिक विधि, जिसको मेडागास्कर विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये संकर धान पड़े बच्चों 1970 में, हमारे यहाँ 1994 में किया गया था, हमारे यहाँ ES दुकी ने किया गया था। 15 kg धान के लिए 15 kg इसकी बीज दर लगती है और एक स्थान पर एक ही पौधा लगाया जाता है। उसके बाद आती धान की मेडागास्कर विधि, है ना। कौन सी आती, धान की मेडागास्कर विधि। मैम ये कौन सी विधि है बच्चों, इसमें इसकी बीज दर 6 से 8 kg इसकी बीज दर होती है। 1,60,000 से अधिक पौधे इसमें लगाए जाते हैं। इसे फादर हेनरी दे, है ना, किसने, फादर हेनरी दे ने 1983 में, कब, 1983 में विकसित किया था। इसकी बीज दर याद रखना बच्चों 6 से 8 kg, तथा हमारे यहाँ मतलब भारत में यह विधि 2000 में लाई गई थी। किस विधि की बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं धान की आधुनिक विधि, है ना। धान की आधुनिक विधि, आधुनिक विधि किसकी, धान की आधुनिक विधि, जो मेडागास्कर विधि के नाम से जानी जाती है, जिसे फादर हेनरी दे ने लाया था। और इसकी बीज दर कितनी होती है, 6 से 8 kg इसकी बीज दर होती है। और इसको हमारे यहाँ कब लाया गया था, 2000 में हमारे यहाँ पर इसे लाया गया था, है ना। उसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, और आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिखाना है बच्चों, नोट करके नीचे लिख लेना, नोट करके नीचे लिख लेना बच्चों। पहले धान, नोट करके लिख लेना बच्चों, इम्पोर्टेंट है। धान अनुसंधान संस्थान केंद्र, धान अनुसंधान संस्थान केंद्र फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में है। उसके बाद दूसरा लिखना बच्चों, धान दूसरा लिखो बच्चों, धान अनुसंधान संस्थान केंद्र, धान अनुसंधान संस्थान केंद्र कटक उड़ीसा में है। धान के दाने को क्या बोल रहे थे बच्चों, कैरीऑप्सिस कह रहे थे। धान तथा बीजों को हटाने, धान के बीजों से भूसे को हटाने की क्रिया हिलिंग कहलाती है। धान के बीजों से भूसे को
हटाने की क्रिया हिलिंग कहलाती है। उसके बाद लिखो बच्चों 4th नंबर पे लिखना बच्चों, नोट में लिखना बच्चों, है ना, लास्ट में नोट में लिखना। महाधान के पिता, 4th में लिखना, JS खुश है। महाधान के पिता कौन है? JS खुश है, महाधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोगों ने क्या पढ़े, एक बार देख लीजिए बच्चों। क्रॉप कल्टीवेशन में राइस पढ़े। राइस में हम लोगों ने वानस्पति नाम ओराइजा सटाइवा, कुल ग्रेमिनिया, पोएसी कुल के नाम से जाना जा रहा था। 2 नंबर 24 उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया या वॉर्म के नाम से जाना जा रहा था। इसकी 3 प्रजातियां पढ़े, इंडिका, जेपेनिका और जवानिका। इसके लिए टेम्परेचर देखे, जो टेम्परेचर क्या था 21 से 37 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था, तथा फ्लावरिंग स्टेज के लिए 26.5 से 29.5 इसका टेम्परेचर था। पकने के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। इसके लिए भूमि चिकनी मटियारा दोमट भूमि की आवश्यकता हो रही थी, तथा इसका pH 6.5 इसका pH लग रहा था हम लोगों को। उसके बाद देखिए बच्चों नर्सरी, जिसमें भीगी विधि तथा डेपोक विधि के बारे में पढ़े। भीगी विधि अच्छे समझ में आई बच्चों आप लोगों को, तथा डेपोक विधि, 2 विधि के बारे में हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद पौधों को कितने पौधों पर रोपना चाहिए, मतलब 3 से 4 पत्ती वाले पौधे होना चाहिए, तथा 2 से 3 या 3 पौधों को रोपना चाहिए। ये पौधों के बारे में देखिए हमने। धान की बुआई में देखो बच्चों क्या क्या पढ़े, अगेती धान, आटम या ओस, तथा उसके बाद वर्षा ऋतु का धान, अमन या विंटर के बारे में देखे। उसके बाद देखो बच्चों ग्रीष्मकालीन धान में बोरो या बसंत के नाम से देखे, जिसमें हम लोगों ने उसके बाद किस्म देखे IR8, जया, पद्मा, पंकज, जगन्नाथ, बाला, रत्ना और साबरमती के बारे में आगे देखे। आगे देखो बच्चों उसके बाद बीमारियां देखे हम लोगों ने। उसके बाद संकर धान, जिसको किसने किया था 1970 में चीन में सबसे पहले विकसित किया गया था। उसके बाद किसने, प्रोफेसर योंग लोंग पिंग ने, किसने, प्रोफेसर योंग लोंग पिंग ने। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे, हमारे यहाँ पर किसने लाया था, इसने EA सिद्दुकी, किसने लाया था, EA सिद्दुकी ने लाया था। कब लाया था, 1994 में हमारे यहाँ आया गया था। उसके बाद आधुनिक विधि देखे, मेडागास्कर विधि देखे धान की। बच्चों लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।